नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 6 के विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तो मित्रों, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 21, कॉलम एम को एन से सुमेलित कीजिए। कोल्लू के बैल की गति वर्ताकार गति होती है, घड़ी के पेंडुलम की गति आवर्त गति, कुमार के चाक की गति घूर्णन गति होती है, सीधी सड़क पर वाहन की गति सरल रेखीय गति होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। तो बी उत्तर सही होगा। जब आप साइकिल चलाते हैं तो पहिए द्वारा कौन सी गति होती है? तो साइकिल चलाते समय पहिया घूर्णन गति करता है और सरल रेखीय गति करता है। तो ए व बी दोनों। चिमटे में आयास, आलंब व भार का क्रम होता है। चिमटे में आयास, आलंब व भार का क्रम क्या होता है? देखो, पहले भार होता है, फिर आयास बीच में और आलंब अंत में। तो यानी भार और आलंब के बीच में आयास होता है। भार और आलंब के बीच में आयास होता है चिमटे में। तो सी उत्तर सही है, भार, आयास व आलंब। और ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलकों के 3 प्रकार होते हैं। इनमें भार W, आलंब F, आयास E के अनुसार सुमेलित नहीं है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक में भार और आयास के बीच में आलंब होता है, सही है। द्वितीय उत्तोलक में आलंब और आयास के बीच में भार होता है, तो ये भी सही है। तृतीय उत्तोलक में आलंब और भार के बीच में आयास होता है, जैसा कि अपने चिमटे में देखा था। तो ये तीनों सही सुमेलित है, तो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25, बल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। बी, बल वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ये भी सही है। बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो ये गलत है, क्योंकि बल के कारण वस्तु की जो आकृति है वो परिवर्तित हो सकती है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, ये भी सही है। तो सी उत्तर इसका सही होगा। दो सतहों के मध्य लगने वाला बल जो गति का विरोध करता है, तो वो कौन सा बल होता है? घर्षण बल। तो ए, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है और अधिक धारण क्षमता के कारण। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के, यहाँ पर धारण नहीं है, भी धारण की जगह क्या है? कारण है। तो सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 28, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। तो ए सही हो जाएगा, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। 29, विद्युत सेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विद्युत सेल में टर्मिनल की संख्या 2 होती है, सही है, ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल। बी, विद्युत धारा का प्रवाह सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। तो ये गलत है, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। और सी क्या है? इसमें विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये भी सत्य बात है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में किया जाता है, ये भी सही है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। विद्युत रोधी पदार्थ है तांबा, वायु, एबोनाइट, बी और सी। तो वायु और एबोनाइट दोनों के विद्युत रोधी पदार्थ है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा चरण वैज्ञानिक पद्धति में नहीं आता है? तो वैज्ञानिक पद्धति में कौन सा चरण इसमें से नहीं आता है? समस्या की पहचान, ये वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर उनका वर्गीकरण करना, ये भी है। परिकल्पना, ये भी वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। देखो वैज्ञानिक पद्धति के 5 चरण होते हैं। पहला, समस्या की पहचान करना। दूसरा, संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर उनका वर्गीकरण करना। तीसरा, परिकल्पना। चौथा, प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की सत्यता की जांच करना। और पांचवा होता है निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत और नियम बनाना। तो ये 5 चरण होते हैं वैज्ञानिक पद्धति के। तो इनमें से 3 चरण दिए हुए हैं, तो इसमें से प्रश्न पूछा है कि कौन सा चरण वैज्ञानिक पद्धति में नहीं आता? तो इनमें से कोई नहीं। दूर बैठे रोगी की चिकित्सा विधि को कहते हैं टेलीमेडिसिन कहते हैं भी। तो ये उत्तर आ जाएगा टेलीमेडिसिन। आगे प्रश्न नंबर 33, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है तो पूर्णिमा को होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो परिक्रमा करते समय पृथ्वी की छाया की सीध में आ जाता है चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रमा के दोनों के बीच में पृथ्वी आने से चंद्र ग्रहण होता है और ये पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। छाया निर्माण के लिए आवश्यक है प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, पर्दा। ये तीनों ही आवश्यक है छाया के निर्माण के लिए। वायु के घटकों में सम्मिलित है। तो वायु के घटकों में कौन कौन सम्मिलित है? जल वाष्प, ऑक्सीजन, धूल तथा धुआं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 500 वायु के घटक है। तो सी आ जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? नत्रजन, प्राणवायु, उत्कृष्ट गैस, उदजन। तो देखो नत्रजन नाइट्रोजन को कहते हैं, उदजन हाइड्रोजन को, प्राणवायु ऑक्सीजन को, उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये उत्कृष्ट गैसें होती है। तो सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल में जो होती है नत्रजन नाइट्रोजन की। तो ए उत्तर आ जाएगा। वायु के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वायु स्थान घेरती है, वायु भार विहीन होती है। तो वायु भार विहीन होती है। वायु में क्या होता है? भार होता है कुछ न कुछ, भार विहीन राशि नहीं है। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। सही है। वायु दाब डालती है, ये भी बात सत्य है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? वायु भार विहीन होती है। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। पौधों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र है। उस संवेदी यंत्र का नाम है क्रेस्कोग्राफ और इसकी खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। निम्न में से दीप्त पिंड प्रकाश स्रोत नहीं है। दीपक प्रकाश स्रोत है, सूर्य प्रकाश स्रोत है, चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं है, लालटेन भी प्रकाश स्रोत दीप्त पिंड है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रमा। धन्यवाद दोस्तों।